हेलो एवरीवन। सो होटल सेक्टर से थोड़ा आगे निकल के एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को आज हम डिस्कस करेंगे। थीम वही है, सेम ट्रैवल टूरिज्म थीम को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा जंप क्यों किया होटल सेक्टर से, तो एक तो वहाँ पे वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इतना कंफर्टेबल नहीं है। कुछ जरूर ऐसे सिलेक्टिव कंपनीज आपको दिखेगी जिनका एक्सपेंशन प्लान अच्छा है, ग्रोथ का आउटलुक अच्छा लग रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग डील ओवरऑल ठीक ठाक है। बट अगर मुझे ये पूरा थीम प्ले करना है ट्रैवल टूरिज्म का, तो यात्रा ऑनलाइन एक उसका अच्छा प्रॉक्सी हो सकता है। एंड क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म मॉडल है, तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि इनको स्केल काफी फास्ट होता है इनके अंदर। देन ऑपरेटिंग लेवरेज एक टाइम के बाद बहुत स्ट्रांग मिलता है इन कंपनीज को। सो उस पर्पज से आज हम यात्रा ऑनलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। इनका बिजनेस मॉडल, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी के, आय का कैसा आउटलुक लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के फाउंडर हैं ध्रुव श्रृंगल करके, आई थिंक उनका नाम है। 2005-2006 में उन्होंने अपने कुछ को फाउंडर्स के साथ मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड है उनका। तो 91-92 में उन्होंने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया, वो बिजनेस फेल हुआ। देन वो यूएस गए हायर स्टडी के लिए। फिर फोर्ड मोटर्स में उन्होंने जॉब वगैरह करी। देन यूएस में ई बुक करके कंपनी थी जिनका ये सेम मॉडल था ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग का। सो वहां पे उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। देन 2005-2006 में इंडिया में आके इस कंपनी को स्टार्ट किया। पर्पज वही सेम था, मेक माई ट्रिप तब तक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। एंड ऑनलाइन पेनिट्रेशन जैसे जैसे आगे ग्रो करेगा, इस बिजनेस को और स्केल मिलेगा, इस पर्पज से इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अभी इस कंपनी का आईपीओ ना 2 साल पहले आया था, 2 सवा 2 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था। मैंने इनके नंबर्स वगैरह देखे थे बट कुछ खास इंटरेस्ट बना नहीं। एक तो कंपनी के नंबर्स खराब थे, लॉस मेकिंग कंपनी थी। एंड दूसरा, जब हम ये ओटीए मार्केट की बात करते हैं ना, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, तो मेरा परसेप्शन इस तरीके से था इस कंपनी को लेकर के कि ये B2C वाले साइड पे है। मतलब जैसे मैं आप हम हो गए, हमारे कंज्यूमर्स को ये टारगेट करते हैं, हम इनके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बुकिंग वगैरह करेंगे, वहीं से इनको इनकम वगैरह जनरेट होता है। मेन रेवेन्यू सोर्स यही होगा कंपनी का। एंड जब आप इंडियन कंज्यूमर्स में देखोगे तो ओटीए में ऑलरेडी मेक माई ट्रिप एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आई थिंक कुछ कुछ सेगमेंट में तो उनका 40-50% के आसपास का मार्केट शेयर है। और पूरा स्पेस उन्होंने कवर किया हुआ है। मतलब होटल बुकिंग का जब भी किसी कंज्यूमर के माइंड में आता है, अब 10 में से 7-8 लोगों से पूछोगे तो पहला ब्रांड जो है वो मेक माई ट्रिप आता है। इसके अलावा अगर आप गो आई के बारे में सोचोगे तो वो भी उस कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। अगर हम वो रोड ट्रैवल की बात करें तो वहां पे भी जो आपका वो रेड बस करके है, उसको भी उस कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। तो उसकी एक काफी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है इस सेगमेंट के अंदर। तो ऐसी इंडस्ट्री में होता क्या है कि बाकी प्लेयर्स को ना, मतलब एक बड़े लेवल पे अगर बिजनेस बनाना है, कस्टमर एक्वायर करना है, तो वहां पे फिर वही प्राइस वॉर चलता रहता है कि ज्यादा डिस्काउंट दो, मार्केटिंग पे खर्चा करो, प्रमोशन ऑफर करो। तो एक तो कस्टमर लाने में खर्चा बहुत हो जाता है, मतलब जिसको कैग बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। और दूसरा, कस्टमर ऑनबोर्ड करने के बाद भी मतलब कोई अश्योरेंस नहीं है कि कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेन होगा। क्योंकि इंडिया में आज भी जो मेंटालिटी है कंज्यूमर्स की ट्रैवल बुकिंग को लेकर के, कि हमको अगर कहीं पे 200-300 रुपए भी कोई बुकिंग सस्ती मिलेगी, चाहे होटल बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो, तो कस्टमर वहां पे स्विच कर जाएगा। एक तो कस्टमर स्टिकीनेस नहीं है और ऑनबोर्डिंग पे खर्चा बहुत करना पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस आगे कैसे बनेगा, इसका कोई आउटलुक नहीं था। तो इस तरीके का परसेप्शन था मेरे माइंड में। अभी कुछ वीक्स पहले जब ये होटल सेक्टर पे काम करना स्टार्ट किया, तब मैंने इनके नंबर्स दोबारा देखे। नंबर्स एक्चुअली बहुत इंप्रूव हुए हैं। मतलब 2 साल का तो हटा दो आप, इवन अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर का भी ट्रेंड देखोगे, हर एक क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें Q-on-Q लेवल पे, तो सारे पैरामीटर्स पे, चाहे ग्रोथ हो, मार्जिन्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, कंपनी के रिटर्न रेशियोज हो, वर्किंग कैपिटल हो, कैश फ्लो हो, हर एक मैट्रिक पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मतलब वो थोड़ा सा फोर्स करता है कि डीपली हम स्टडी करें कि बिजनेस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो यात्रा का अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट देखें ना, B2C जो मेरा पहले परसेप्शन था, वो सिर्फ इनका 35 से 40% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू के अंदर। जो मेन रेवेन्यू है कंपनी का 60 से 65%, वो आता है इनका B2B वाले सेगमेंट से। और B2B वाला जो मार्केट है, यानी इंडिया का जो कॉर्पोरेट ट्रेवल मार्केट है, उसमें यात्रा मार्केट लीडर है, सबसे बड़ा प्लेयर है वहां पे। तो इन्होंने एक अपना नीश क्रिएट किया है B2B वाले साइड पे। एंड वहां पे काफी स्ट्रांग पकड़ है कंपनी की। लगभग 1300 के आसपास कॉर्पोरेट्स है इंडिया के जो यात्रा के क्लाइंट है। तो वो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। एंड इनके जनरली हम बात करते हैं कि B2C ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इनके केस में B2B क्यों अच्छा है, क्योंकि B2B में स्टिकीनेस काफी अच्छी है। मतलब इनका क्लाइंट रिटेंशन 97% के आसपास है। 97% क्लाइंट रिटेंशन है कंपनी का। B2C वाले साइड पे ये करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कुछ टाइम के बाद एक नया प्लेयर आता है। जैसे कभी क्लियर ट्रिप आएगा, कभी ईज माई ट्रिप आएगा, कोई नया प्लेयर आएगा, वो वही प्राइस वॉर खेलेगा, डिस्काउंट वगैरह करेगा। फिर आपको भी अपने कस्टमर को रोकने के लिए वो डिस्काउंट, प्रमोशन ऑफर वगैरह करना पड़ता है। तो उसमें खर्चा बहुत है, कस्टमर स्टिकीनेस नहीं है B2C में। और B2B जो है, वहां पे कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल भी हो गई है। हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, टॉप लाइन भी ग्रो कर रहा है, एंड क्लाइंट भी कंपनी ने काफी अच्छे से सस्टेन करके रखे हुए हैं। तो इनके B2B को समझते हैं कि एग्जैक्टली B2B में ये अपने कॉर्पोरेट्स को क्या सर्विसेज वगैरह देते हैं।
सो B2B और B2C इन दोनों का अगर आप कस्टमर का नीड रिक्वायरमेंट समझोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब B2C में हमको एज अ कंज्यूमर तो एक ही चीज़ से मतलब है कि प्राइस सस्ता मिलना चाहिए, जो भी हम बुकिंग कर रहे हैं वो सस्ता मिलना चाहिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। B2B में जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको प्राइस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए। मतलब उनका पेन एरिया काफ़ी अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि एक कॉर्पोरेट में अगर आप देखो तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी डेजिग्नेशन अलग है, और हर एक कॉर्पोरेट की पॉलिसीज काफ़ी डिफरेंट होती है, कंप्लायंस अलग होता है। जैसे सेल्स वाले पीपल के लिए भी, अगर उनका सेल्स हेड है या फिर सेल्स का कोई जूनियर पर्सन है तो वो अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको किस तरीके से, मतलब आई मीन उसकी बुकिंग कैसे होगी, किस कैटेगरी के होटल में वो रुकेगा, इकोनॉमी क्लास में जाएगा, बिजनेस क्लास में जाएगा, ये सारे कस्टमाइजेशन चाहिए उनको। तो जो उनके जनरली ऑफलाइन ब्रोकर्स होते हैं उनमें उस तरीके की रिलायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आई मीन बिजनेस ट्रैवल में तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपका एंड मोमेंट के ऊपर प्लान बन रहा है। अनप्लान ट्रैवल वहां पे बहुत ज्यादा होता है। सडनली कोई क्लाइंट आ गया आपका, उसके साथ में आपकी मीटिंग है, या फिर कोई आपको आई मीन एक बड़ा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में मीटिंग करने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के अनप्लान ट्रैवल वहां पे बहुत होते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे सीट की अवेलेबिलिटी, बुकिंग वगैरह, ये सारी चीजें मतलब प्रोवाइड करना, और वो भी कंपनी की जो कंप्लायंस है, पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग की कंपनी का बजट ना खराब हो, ये सारी चीजें उनके लिए ज्यादा मैटर करती है, रादर देन कि कहीं पे 10% डिस्काउंट हो या 20% डिस्काउंट हो। और यात्रा क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो बहुत आसानी से ये सारा कस्टमाइजेशन जो है वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर पाता है। तो एक इनका मॉडल है सेल्फ बुक करके। सेल्फ बुक में क्या होता है कि जैसे वो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह होता है ना कि हम सबका अलग अलग यूजर आईडी है और सबको अपना अपना प्रोफाइल दिखेगा। तो सेम ये कंपनी भी उस तरीके का मॉडल फॉलो करती है। मतलब एक कॉर्पोरेट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सबका अलग यूजर आईडी होता है, लॉगिन आईडी होता है, एंड कंपनी की जो पॉलिसीज है, कॉर्पोरेट की जो पॉलिसीज है, सबको उसी के अकॉर्डिंग उनकी वो बुकिंग्स वगैरह दिखेगी। मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो चाह के भी गलत बुकिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कंपनी उसको अलाउ कर रही है कि वो इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल करेगा, एंड जैसे हर एक कॉर्पोरेट का होता है कि कुछ सेलेक्टिव एयरलाइन कंपनीज के साथ में उनकी उनकी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो वो उन्हीं के साथ में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो उनको उनके डैशबोर्ड पे सिर्फ उन्हीं की वो लिस्ट दिखेगी, एंड उसी कैटेगरी के होटल्स, उसी कैटेगरी के सीट वगैरह बुक करने को उनको ऑप्शन मिलेगा। तो एक कॉर्पोरेट का जो बजट का जो आई मीन ट्रैवल का जो बजट होता है ना, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है ये सारी चीजों की वजह से। क्योंकि इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये हर एक कॉर्पोरेट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एचआर का सॉफ्टवेयर है, फिर आपका अकाउंटिंग फाइनेंस का सॉफ्टवेयर होता है ईआरपी का, उससे काफी डीपली इंटीग्रेटेड है। तो आई मीन वो सारा डेटा वगैरह हम अच्छे से फैच करके और बिल्कुल कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को, जिसमें ये सारी चीजें काफी स्मूथली हो जाती है। इससे हमको एक और चीज समझ में आती है। जैसे हमने B2C में डिस्कस किया कि कल को कोई नया प्लेयर आएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देगा और कस्टमर वहां पे स्विच कर सकता है, तो आपका प्राइस वॉर वहां पे चलता रहेगा। B2B वाली साइड पे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो सिर्फ 5% 10% डिस्काउंट के लिए, मतलब यात्रा का या फिर कोई भी ऐसा ट्रैवल वेंडर हो उनका, उसके प्लेटफॉर्म को वो स्विच नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी उसको दोबारा से करनी पड़ेगी। सारा आईटी टीम उसकी, देन उसका एचआर टीम, उसके एम्प्लॉयज को वापस से ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि यूजर इंटरफेस कैसा है, कहीं कोई पे प्रॉब्लम आ रहा है तो टिकट कहाँ पे रेज करना है, ये सारे इश्यूज आपको दोबारा से वापस करने पड़ेंगे। तो अनलेस जब भी कोई बड़ा वैल्यू एडिशन ना करके दे कोई भी दूसरा ट्रैवल वेंडर, तो कॉर्पोरेट जो है वो इनके प्लेटफॉर्म को स्विच नहीं करते हैं। इसीलिए क्लाइंट स्टिकीनेस काफी अच्छी है, 97% के आसपास। देन इसमें एक और पॉइंट आता है कि जैसे हमने समझा कि यात्रा के जो क्लाइंट हैं वो इतनी इजीली स्विच नहीं कर सकते, स्विचिंग कॉस्ट इसमें हाई है। तो आई मीन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स इनके मॉडल में कि जो बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं यात्रा उनके क्लाइंट को भी ना ले पाए। तो यहां पे इनकी मैनेजमेंट कहती है कि हमारे जो क्लाइंट है उनके लिए स्विच करना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके क्लाइंट को हम काफी इजीली अपने पास ऑनबोर्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका टेक वाला जो पार्ट है इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना डीपली इंटीग्रेटेड है। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो अभी भी मतलब एक तरीके का हाइब्रिड मॉडल फॉलो करते हैं, तो वहां पे रिलायबिलिटी, ट्रस्ट वगैरह, ट्रांसपेरेंसी इतना ज्यादा नहीं है, कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं है उनके क्लाइंट्स के ऊपर। सो इसीलिए हम हर एक क्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को एक्वायर कर पा रहे हैं और हमारे लिए एक्विजिशन करना ज्यादा ईजी हो जाता है। तो ये तो हो गया इनका मेन रेवेन्यू मॉडल, मतलब ये क्लाइंट इसी वजह से स्टिक है। एंड रेवेन्यू कैसे अर्न करती है कंपनी, जो भी आपका बुकिंग होता है, आप होटल बुक करो या फिर आप फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक करो, तो आपको कमीशन मिलता है इन सारी कंपनी से, होटल से और एयरलाइन कंपनी से, वो इनका रेवेन्यू आता है। क्लाइंट स्टिकीनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लस एक और रेवेन्यू सेगमेंट ऐड करने के लिए इन्होंने दूसरा सेगमेंट ऐड किया हुआ है माइस का। माइस होता है आपका वो जो हमने पहले भी समझा होटल इंडस्ट्री में, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट, एग्जीबिशन वगैरह, ये हो गया आपका माइस वाला सेगमेंट।
तो यात्रा क्या बोलता है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कि आपका ट्रैवल मैनेजमेंट का तो काम हम कर ही रहे हैं, अब इसके अलावा जैसे कॉर्पोरेट्स में मीटिंग होती है, सेल्स मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग का पूरा अरेंजमेंट, मतलब वेन्यू कहाँ पे होगा, कितने लोग होंगे, गेस्ट का अरेंजमेंट करना, केटरिंग तक, ये सारी चीजें यात्रा खुद मैनेज करता है, तो उसका वो उनसे रेवेन्यू आता है उनको। फिर मीटिंग के अलावा आपके इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं, मतलब कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज को, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को जब कोई अच्छा सेल्स का सीजन जाता है तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए कोई टूर वगैरह उनके लिए प्लान करते हैं उनके फैमिली के लिए, तो अगेन यात्रा का तो मेन बिजनेस ही वही है, उसमें भी यात्रा उनको हेल्प करता है। फिर आपके कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के साथ में या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ में, ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ में, अगेन उन कॉन्फ्रेंस को भी मैनेज करने में यात्रा हेल्प करता है। एंड आपका कोई इवेंट है, एग्जीबिशन है, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी मार्केटिंग वगैरह करनी है, एग्जीबिशन वगैरह करना है, उसमें भी यात्रा हेल्प करता है। तो ये जो पूरा माइस वाला सेगमेंट है, इसमें भी यात्रा कॉर्पोरेट का पूरा मैनेजमेंट का काम करता है, वहां से भी इनको रेवेन्यू आता है। इसी माइस वाले सेगमेंट में कंपनी का टारगेट है कि अगले कुछ टाइम में ना हमको इंडिया के टॉप 3 प्लेयर के अंदर आना है। काफी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है ये, बट यात्रा क्योंकि ये B2B वाले ट्रेवल वाले साइड पे तो कॉर्पोरेट को एक्वायर कर ही रहा है, तो उनका मानना है कि ये हमारे लिए एक बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट हो सकता है। इन्होंने लास्ट ईयर एक कंपनी को भी एक्वायर किया, आई थिंक एयर ट्रैवल या ग्लोब एयर करके उसका नाम है, रामाकृष्णा फॉर्जिंग जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी वो सब्सिडरी है, सो वहां से इन्होंने उसको एक्वायर किया है। अब इसमें सिनर्जी क्या क्रिएट हुई है, यात्रा का जो अगर आप क्लाइंट बेस देखोगे तो ये बड़े कॉर्पोरेट्स को ज्यादातर टारगेट करते हैं, जैसे आई थिंक TCS, इन्फोसिस वगैरह इनके क्लाइंट हैं। फिर वो जो बिग फोर हम बोलते हैं अकाउंटिंग फर्म, उसमें से 2-3 इनके क्लाइंट्स हैं। तो ज्यादातर इनके बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े साइज के कॉर्पोरेट्स को ये कैटर करते हैं। और नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इन 3 रीजन में यात्रा स्ट्रांग है। जो वो कंपनी है ग्लोब ट्रैवल, जो भी उसका नाम है, वो ईस्टर्न रीजन में स्ट्रांग है, और SME उसका मेन क्लाइंटेल है, SMEs को वो ज्यादातर कैटर करते हैं। तो वहां से एक अच्छी सिनर्जी क्रिएट हुई है, क्योंकि उसका अगेन जो टेक वाला पार्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो ये एक्विजिशन के बाद में उनके क्लाइंट को यात्रा का प्लेटफॉर्म यूज करने को मिल रहा है, तो वहां से सिनर्जी बनी है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि हाई डबल डिजिट में इस पूरे सेगमेंट को हम ग्रो करेंगे आने वाले सालों में। तो इससे एक और चीज क्या होती है कि नए प्लेयर को बाकी सारे, मतलब ट्रैवल मैनेजमेंट के साथ में ये माइस वाला सेगमेंट भी उनके पास में होना चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो यात्रा के क्लाइंट्स को ऑफर करे, तब जाके यात्रा का जो क्लाइंट है वो स्विच करेगा यात्रा से इनके कॉम्पिटिटर की तरफ। तो इनका जो स्टिकीनेस है उसको ये और स्ट्रांग बनाता है। फिर इसमें एक और लेयर इन्होंने ऐड करी है, यात्रा का एक एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है रीकैप करके। जैसे हमने वो जैगल को समझा है ना, तो जैगल तो वैसे काफी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे काम करता है एक कॉर्पोरेट के एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। यात्रा का ये जो रीकैप वाला प्लेटफॉर्म है, ये पर्टिकुलरली ट्रैवल रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं एम्प्लॉयज के, उसको मैनेज करने के लिए, उस सारी प्रोसेस को काफी स्मूथ बनाने के लिए ये कॉर्पोरेट्स को देते हैं। तो जैसे जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल पे है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, बिल वगैरह, उसको संभाल के रखना है, कलेक्ट करके रखना है। फिर वहां पे फिर वो मेल वगैरह करता है, अलग अलग हायरार्की होती है पूरी, उसके बाद में जाके वो अप्रूवल की तरफ जाता है। और काफी सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना होता है, मतलब एक तरीके का आपका प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो रही है। तो ये जो इनका एक्सपेंस वाला प्लेटफॉर्म है रीकैप, AI ड्रिवन ये प्लेटफॉर्म है। तो जो कंपनी की पॉलिसीज, कंप्लायंसेस वगैरह हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा ऑडिटिंग वगैरह करता है, चेक वगैरह करता है उस बिल को। जैसे होटल कैटेगरी का बिल है या फिर रेस्टोरेंट कैटेगरी का बिल है, इस एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग कितना लिमिट इसको अलाउ है, उस लिमिट को ब्रीच तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें वो चेक करके ऑटोमेटिकली उसको वो अप्रूव करता है। तो पूरा प्रोसेस काफी स्मूथ बनता है। एंड यहाँ से एक और आपका मतलब वो जो प्लेटफॉर्म क्योंकि आप सेल कर रहे हो, तो उससे जो रेवेन्यू आता है वो भी एक और रेवेन्यू सेगमेंट हो जाता है, और क्लाइंट स्टिकीनेस भी आपकी और स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का, एंड इस वजह से इनका अगर आप रिटेंशन देखोगे तो 97% के आसपास है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो वैसे तो कंपनी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है पिछले 2-3 सालों से, बट अगर ग्रोथ का आउटलुक अगर हम देखें कि यहां से कंपनी के पास में और कितना बड़ा मार्केट है, तो एक तो ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री हम देख रहे हैं इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि अर्ली टीन के आसपास ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। लेकिन इस कंपनी का क्योंकि B2B सेगमेंट इनका मेन वो एक बड़ा फॉर्टे है इनका, तो उसका ग्रोथ आउटलुक और भी स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि बिजनेस ट्रैवल अगर आप इंडिया में देखोगे तो कोविड के बाद से काफी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हुआ है, इस कंपनी ने भी वहीं पे मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट किया। एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में जैसे हम बाकी सारी चीजें देख रहे हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबल कंपनीज आप देखोगे इंडिया में आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं, आपके मेट्रो टीयर 1 सिटीज के अलावा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, वहां पे नए नए आपके वो टूरिज्म भी ओपन हो रहा है, प्लस वहां पे बिजनेस एक्टिविटीज भी हो रही है, तो आपका बिजनेस ट्रैवल और ज्यादा एक्सपैंड होगा। प्लस एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, B2B सेगमेंट का तो ग्रोथ आउटलुक इनका अच्छा है ही,
लेकिन जो B2C वाला पार्ट है इनका, जो अभी सिर्फ 35-40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये B2B सेगमेंट उसको भी काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब उसका ग्रोथ आउटलुक इस B2B की वजह से भी काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनका अगर आप टोटल मतलब ये एम्प्लॉय बेस देखोगे, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बेस, तो अराउंड 7.5 से 9 मिलियन इनका कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बेस है। सो कंपनी कहती है कि जो हमारे ये 7.5-9 मिलियन कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, एक तरीके से हमारे लिए ये मतलब इंडिया के टॉप हाई क्वालिटी कस्टमर्स हैं, क्योंकि इनको ऑनलाइन बुकिंग में बिल्कुल ये कंफर्टेबल है। ये वो कस्टमर नहीं है जो अभी तक ऑफलाइन बुकिंग करते थे, कोई इनका ब्रोकर था और अब इनको ऑनलाइन में ट्रांजिशन करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये उस चीज में काफी कंफर्टेबल है, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के ये काफी कंफर्टेबल है, और आपके टॉप कॉर्पोरेट से ये बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास में ये हाई क्वालिटी B2B वाले पार्ट पे कस्टमर्स हैं। अब जब भी इनको पर्सनल लेवल पे भी ट्रैवल करना है खुद के लिए, अपने फैमिली के साथ में, तो सेम ये हमारा यात्रा का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। सो इनके बिजनेस में एक एक वो टर्म है अटैच रेट करके। अटैच रेट का मतलब होता है कि B2B जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनमें से कितने कस्टमर्स ने B2C में इनका यूज किया। क्योंकि एम्प्लॉय को करना क्या है, सिर्फ वो जो ऐप के ऊपर वो जो आपका कॉर्पोरेट वाला प्रोफाइल है उसको स्विच करना है आपको पर्सनल में, तो वहां पे आप बुकिंग कर सकते हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। एंड इनका कहना है कि जैसे अगर हम एवरेज अज्यूम करके चलें कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी 3 या 4 लोगों की भी फैमिली है, तो भी हमारे पास में टोटल यूजर बेस या कस्टमर बेस बन जाता है 30 मिलियन का। सो इस वाले मार्केट को कंपनी टारगेट कर रही है, मतलब B2C के लिए B2B वाला जो है वो इनका फीडर बन जाता है। तो ये ओवरऑल इनका ग्रोथ आउटलुक बनता है। एंड उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है ग्रोथ आउटलुक की, कि वैसे तो हमने जैसे देखा कि हाई डबल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पूरी इंडस्ट्री में, लेकिन जो B2B इनका मेन बिजनेस है उसमें अगर आप ऑनलाइन पेनिट्रेशन देखोगे ना, तो ओवरऑल जो इंडिया का ट्रैवल मार्केट है उसमें लगभग 45-46% जो आपका ये बुकिंग वगैरह है वो ऑनलाइन होता है। लेकिन B2B वाले साइड पे सिर्फ 20 से 22% जो बुकिंग है वो आपका ऑनलाइन होता है। तो कॉर्पोरेट अभी भी ज्यादातर जो है वो ऑफलाइन में है, मतलब जो ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं या फिर और जो आपके मोड्स वो फॉलो करते हैं उसको वो फॉलो कर रही हैं। बट पोस्ट कोविड जो है ये ट्रेंड काफी मतलब फास्टली चेंज हो रहा है, तो ये इनको और बड़ा ग्रोथ आउटलुक देता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपेक्टेड है कि सेम 45-46% जो B2B यानी कॉर्पोरेट वाले साइड पे जो बुकिंग होती है ट्रैवल की वो भी ऑनलाइन होगी। तो इन ऐसे जो प्लेयर्स हैं, यात्रा ऐसे जो प्लेयर्स हो गए जो ऑलरेडी मार्केट लीडर है, इनके लिए और अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सो ये ओवरऑल हमने इनका बिजनेस मॉडल, ग्रोथ आउटलुक क्या है, ये सारी चीजें समझी है। अब कंपनी का Q2 का कैसा परफॉर्मेंस आया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। 2006 में कंपनी स्टार्ट हुई, 97% कस्टमर रिटेंशन है कंपनी का, 1300 से ज्यादा इनके पास में टोटल कस्टमर बेस है। B2C साइड पे अगर आप देखोगे तो 59% कंपनी का रिपीट कस्टमर है और 41% न्यू कस्टमर्स आए हैं। देन टोटल विजिट कितना हुआ है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 24% की ग्रोथ है इसमें। देन यही पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडिया में जो ट्रैवल का ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो 46% है, अभी 45% है, 46% तक जाने का एक्सपेक्टेशन है अगले साल तक। लेकिन B2B वाली साइड पे बात करें, कॉर्पोरेट वाली साइड पे, तो सिर्फ 22% का पेनिट्रेशन है। सो इसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपेक्टेड है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां पे ये वाला नंबर आपका इसको मैच करेगा, मतलब ये मार्केट आपका डबल हो जाएगा। तो यात्रा ऑफकोर्स ऑलरेडी मार्केट लीडर है इसमें, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस कंपनी के पास में होगा। देन ये 4 ग्रोथ लीवर्स है कंपनी के पास में। कॉर्पोरेट बेस ऑलरेडी काफी स्टिकी है कंपनी का। देन ब्रांड रिकॉल काफी स्ट्रांग बन गया है वहां पे। क्रॉस सेल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी हमने डिस्कस करी। इस क्वार्टर के अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का जो बुकिंग है उसमें 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 48% से ग्रो हुआ है, ग्रॉस मार्जिन कंपनी का 34% से ग्रो हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें हमको थोड़ा सा समझना होगा, जैसे ग्रॉस बुकिंग आप देख रहे हो ना, तो ग्रॉस बुकिंग का मतलब हो गया कि टोटल आपकी फ्लाइट की बुकिंग हो या फिर होटल पैकेजेस वगैरह जो बुकिंग है, इन सब का वैल्यू मिला करके, वॉल्यूम वैल्यू मिला करके कितनी बुकिंग हुई है, तो उसमें ग्रोथ है 16%। लेकिन ये कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू क्यों नहीं है? क्योंकि अज्यूम करो आप किसी कॉर्पोरेट ने इनके प्लेटफॉर्म पे 10,000 की बुकिंग करी, तो वो जो 10,000 है वो पूरा का पूरा यात्रा का नहीं है। यात्रा को उसमें से फॉर एग्जाम्पल 1,000 मिलेगा, बाकी जो 9,000 है ना वो यात्रा को देना पड़ेगा उस एयरलाइन कंपनी को, उस होटल कंपनी को। तो ये जो बुकिंग है वो सिर्फ आपको एक तरीके से दिखा रहा है कि प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी किस तरीके से हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगेन ये भी सही मैट्रिक नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने का, फिर मतलब वही हम सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखते रह जाएंगे। क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी क्या है, बहुत सारे ना सर्विस कॉस्ट आपके इंक्लूड होते हैं इसमें। जैसे यात्रा को क्या करना होता है, कई बार इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव एज एन, जैसे एयरलाइन कंपनी बोलती है, होटल कंपनी बोलती है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर मंथ में या क्वार्टर में
इतने नंबर ऑफ आपका आपका अगर बुकिंग हो जाती है आपके प्लेटफॉर्म से हमारी, तो उसके अलावा हम आपको 1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। यानी अज्यूम करो आप 3% इनका कमीशन है नॉर्मल बुकिंग पे, और अगर ये टारगेट पूरा करते हैं तो 1% इनको एक्स्ट्रा मिलता है होटल और एयरलाइन कंपनी से। अब ये जो 1% है ना, ये यात्रा कई बार क्या करता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहने के लिए और अपने कस्टमर स्टिकनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पास ऑन कर देते हैं अपने इसको कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट्स को। तो वो एक तरीके का आपका सर्विस कॉस्ट हो गया। देन इसके अलावा और भी कई सारे इनको फीस वगैरह लगते हैं, जैसे जीडीएस हो गया, एनडीसी हो गया। जीडीएस होता है आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनडीसी हो गया आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी। इसको भी समझेंगे आगे हम कॉन कॉल में। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आप ये फेयर वगैरह देखते हो ना एयरलाइन कंपनीज के, कि किस सीट पे कितना बुकिंग का प्राइस वगैरह चल रहा है, होटल पे कितना प्राइस वगैरह चल रहा है, तो वो जो प्राइस इनको शो होता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीच का, उसको इनको फी वगैरह पे करना पड़ता है। कई बार आपको कैंसिलेशन फी होता है, जैसे कॉर्पोरेट ने अगर कहीं पे फ्लाइट बुक करी और वो फ्लाइट उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी, तो 10,000 में से 8,000 उनको रिफंड होगा, 2,000 आपका कैंसिलेशन चार्ज हो गया। बट यात्रा क्या करता है, कई बार आई मीन 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा वो वापस से रिफंड करता है कॉर्पोरेट को। अगेन वही सेम रीजन कि कॉर्पोरेट को अपने पास में रिटेन करने के लिए, तो ये आपका एक तरीके से और रिफंड लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। इसलिए जो सही मैट्रिक है इनके नंबर्स को देखने का, वो है आपका ग्रॉस मार्जिन। कंपनी भी यही बोलती है, रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट अगर आप देखोगे ना, तो आपको सही मतलब क्वालिटी पता चलेगी कि किस तरीके का रेवेन्यू हमारा ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्वार्टर में देखोगे B2C सेगमेंट से ज्यादा बिजनेस आया है, तो आपको दिखेगा सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन मार्जिन कम है कंपनी के, क्योंकि B2C से ज्यादा बिजनेस आया तो आपको ब्रांडिंग, प्रमोशन, डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ा है। तो ये सारी चीजें होती है। तो रेवेन्यू की क्वालिटी अगर मुझे देखना है तो इनका ग्रॉस मार्जिन चेक करना है, जिसमें 34% की ग्रोथ है। फिर एडजस्टेड इबिटा काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, 88% से ग्रो किया है। ओवरऑल इबिटा मोर देन डबल हो गया है, पैट लगभग डबल हुआ है वाई लेवल पे। एंड इबिटा टू ग्रॉस मार्जिन, मतलब ग्रॉस मार्जिन का कितना परसेंट मेरा इबिटा के अंदर फ्लो हो रहा है, तो ये अभी 20% है। पहले तो आई मीन लास्ट ईयर तो कंपनी लॉस में ही थी, अभी ये 20% पे पहुंचा है। एंड इनका टारगेट है कि आई थिंक 30-35% तक ये इसको लेके जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का अगर ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो आज उसका 20 रुपए जो है वो मेरे इबिटा के अंदर आ रहा है। इसको मैं आगे चल के 30-35 लेके जाना चाहता हूं। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज का स्कोप काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों के अंदर। देन पूरा फर्स्ट हाफ हम देखें तो ओवरऑल अगेन अच्छी ग्रोथ है, 66% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। ग्रॉस प्रॉफिट लगभग 40% पे ग्रो किया है। इबिटा अगेन मोर देन डबल हुआ है, पैट भी आपका डबल से ज्यादा हो गया है। सो फर्स्ट हाफ में भी अच्छे नंबर्स हैं। एंड नए क्लाइंट्स कितने ऑनबोर्ड करे हैं इन्होंने, 68। Q2 के अंदर 34 और Q1 में भी कंपनी ने 34 न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया था। देन इनके मैट्रिक्स वगैरह अगर हम देखें, जैसे एयर बुकिंग में आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ है 3% के आसपास। एंड अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू देखें कि कितना इसमें से बुकिंग में से इनको रेवेन्यू आया, तो 12% के आसपास का ग्रोथ है एयर बुकिंग से। मार्जिन कितना मिलता है इनको, एयर बुकिंग में थोड़े से कम मार्जिन है, अभी लगभग 4% के आसपास चल रहे हैं। अच्छी चीज क्या है कि कंसिस्टेंटली ये इंप्रूव हो रहा है। लास्ट ईयर 3% था, अभी लगभग 4% हो गया। देन होटल बुकिंग अगर आप देखोगे, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ है 9% के आसपास। एंड ओवरऑल वैल्यू, वॉल्यूम, सारी चीजें देखें हम तो 40% की ग्रोथ है। इसमें जो मार्जिन हैं वो आपके एयर बुकिंग से ज्यादा बेटर होते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि कंपनी के ग्रॉस मार्जिन, इबिटा मार्जिन क्यों इंप्रूव हो रहे हैं हर एक क्वार्टर में, क्योंकि एक तरीके से आप बोल सकते हो बुकिंग मिक्स चेंज हो रहा है। बुकिंग पहले ज्यादा होता था, मोर देन 80% आपका एयर का, अब उसमें से होटल की भी बुकिंग का नंबर बढ़ रहा है, तो उसमें 9% के आसपास मार्जिन है। ये इन्होंने मतलब ये एक तरीके से हम ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे पहले आप देखोगे तो कंपनी का 84% जो बुकिंग है वो एयर टिकट की होती थी, और होटल आपका सिर्फ 12% था। अब होटल हो गया आपका 22%, और जो एयर टिकटिंग है वो आपका 75% पे आ गया। तो ये मिक्स चेंज जो है, जिसकी वजह से भी कंपनी के मार्जिन ओवरऑल इंप्रूव हो रहे हैं। देन ये इनका एक दिया AI करके प्लेटफॉर्म है। सो अगेन ये भी उन सारी चीजों में बहुत हेल्प करता है। प्लस ये प्रेफरेंसेस भी दिखाता है। जैसे कई एम्प्लॉयज होते हैं ना कि जिनको मॉर्निंग की फ्लाइट लेनी है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो जनरली हमेशा इवनिंग की फ्लाइट लेते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको विंडो की सीट चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो स्पेसिफिकली 2-3 होटल में ही अपना बुकिंग प्रेफर करते हैं। तो ये सारे प्रेफरेंसेस एक तरीके से वो याद रख के उनको एम्प्लॉयज को सिर्फ उसी तरीके की लिस्ट शो करता है। तो ये एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है।
देन बेस्ट प्राइस गारंटी भी देती है कंपनी, यानी कि अगर इनके कॉर्पोरेट्स को, इनके क्लाइंट्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा सस्ते रेट मिल रहे हैं, चाहे एयर टिकटिंग हो या फिर आपका ये होटल बुकिंग हो, तो कंपनी जो है या तो उस प्राइस को मैच करती है या फिर बेस्ट प्राइस जो है वो ऑफर करती है सेम बुकिंग के लिए। तो इस तरीके की गारंटी वगैरह भी देती है कंपनी। सो ओवरऑल तो यही है। हाँ, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तुमने देख लिया। प्लस एक बार अगर हम बैलेंस शीट भी देखें कंपनी का, तो उसमें भी आपको दिखेगा डेट कंपनी का कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है। मतलब ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, प्लस आप डेट भी रीपे कर रहे हो, यानी डीलेवरेजिंग हो रही है। तो उससे आपको जो बॉटम लाइन है उसमें और फास्ट ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। एक और चीज अगर हम देखें तो सेल्स की क्वालिटी क्यों अच्छी हो रही है, ये अगर आप ट्रेड रिसीवेबल का नंबर देखोगे, अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में कंपेयर करें, तो लास्ट 6 मंथ्स में रेवेन्यू हमने देखा 40-50% से ग्रो किया है कंपनी का, बट रिसीवेबल का नंबर कम हुआ है। यानी मेरा जो कैश है वो कम अटका है, कैश सेल्स की क्वालिटी मेरी इंप्रूव हुई है, और उस साथ में मेरा ग्रोथ भी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इसी वजह से इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है इस कंपनी के साथ में। प्लस एक और अच्छी चीज क्या हुई है कि बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है, फाइनेंशियल नंबर्स तो मुझे अच्छे दिख ही रहे हैं। मेरा अगर आप कैश फ्लो भी देखोगे तो फर्स्ट हाफ में उसमें आई थिंक 3 टाइम की ग्रोथ देखने को मिली है, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं। लास्ट ईयर का जो फर्स्ट हाफ था उसके साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 3x कंपनी के सीएफओ में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट ईयर का आई मीन फुल ईयर FY25 का कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव था, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बहुत हाई है, उसको भी समझेंगे अच्छे से, उसका भी स्कोप काफी अच्छा बना है। और अभी फर्स्ट हाफ में उसमें इंप्रूवमेंट भी हमको देखने को मिला है। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं यात्रा के, अच्छे नंबर्स हैं हर एक मैट्रिक पे, जैसे हमने डिस्कस किया। अब लास्टली इनका कॉन कॉल एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने आगे का कैसा आउटलुक दिया है। तो एक तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज किया है। सो रेवेन्यू में इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था 20% का। अब ये 20% रेवेन्यू मतलब वही है जो हमने अभी समझा ना कि आप बुकिंग वगैरह करने के बाद में आपका जो कमीशन बन रहा है वो रेवेन्यू, अब उसमें से आप सर्विस कॉस्ट वगैरह हटा दोगे तो आपका ग्रॉस मार्जिन बनेगा। तो कंपनी कह रही है रेवेन्यू हमारा पहले गाइडेंस था 20%, अब कंपनी टारगेट कर रही है 22 से 23% के आसपास। बट एडजस्टेड इबिट्टा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का, कोर इबिट्टा जिसको बोलते हैं, उसमें कंपनी का पहले गाइडेंस था 30% के आसपास, अब मैनेजमेंट बोल रहा है हम 35 से 40% पे ग्रो करने को देख रहे हैं FY26 के अंदर। मतलब गाइडेंस यहां पे इन्होंने रिवाइज किया, यानी कि आपका वही मार्जिन की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड रहेगी, ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को काफी सॉलिड मिलने वाला है। देन अभी ये जो Q3 आपका चल रहा है इसका स्टार्ट काफी अच्छा हुआ है। कंपनी कह रही है कि सीजन मतलब B2B की वाले साइड पे थोड़ा सा वीक रहता है जनरली, क्योंकि आपके हॉलीडेज ज्यादा होते हैं, दिवाली वगैरह, क्रिसमस वगैरह, न्यू ईयर वगैरह, तो छुट्टियां ज्यादा होती हैं, बिजनेस ट्रैवल थोड़ा सा कम होता है। लेकिन B2C के लिए ये सीजन अच्छा होता है, तो यहाँ पे B2C वाला पार्ट कंपनी का अच्छा कर सकता है। वाई पे हमको स्टिल नंबर्स थोड़े बहुत ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन Q2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला सीजन थोड़ा सा वीक रहेगा कंपनी के लिए। देन वही पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि अगर यात्रा को किसी दूसरे क्लाइंट का कस्टमर वगैरह एक्वायर करना है तो इनके लिए काफी इजी है, क्योंकि इनका वो जो टेक वाला पार्ट है वो काफी स्ट्रांग है अगर हम इसको पेयर्स के साथ में कंपेयर करें। देन B2C वाले साइड पे कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में हमको वॉल्यूम में अच्छा अपटिक देखने को मिला है, लगभग इनका 50-60% जो वॉल्यूम आया है बुकिंग के अंदर, कंपनी कह रही है वो B2C वाले साइड पे आया है, तो मतलब ये Q3 के लिए एक अच्छा ट्रेंड है। देन AI में कंपनी कह रही है कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं AI का, जैसे वो दिया AI है, प्लस ऐसे कुछ और इनिशिएटिव्स कंपनी यूज कर रही है अपने कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस के लिए। सो उनका कहना है कि FY26 तक, इस साल के एंड तक हमारा टारगेट है कि 75 हेड्स यानी कि 75 एम्प्लॉइज जो हैं, मतलब एक काम को करने के लिए जहां पे हमको 75 एम्प्लॉइज पहले चाहिए होते थे, उसकी जगह पे ये जो AI टूल हमने यूज करना स्टार्ट किया है पिछले कुछ टाइम से, वो उसको रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉइज को ये हटाएंगे, ले ऑफ नहीं हो रहा। 75 हेड्स मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो काम करने के लिए मुझे 75 एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ता, सैलरी देनी पड़ती, वो काम मेरा ये AI टूल कर देगा। और नेक्स्ट ईयर तक कंपनी का टारगेट है कि लगभग 200 एम्प्लॉइज का काम जो है वो इस AI टूल से करवाने लग जाएंगे। यानी बेसिक जो क्वेरीज आती है, जैसे कई बार आप आई मीन इनके जो कस्टमर्स हैं, बुकिंग करी बट कैंसिल हो गया, या कुछ भी उनको रीशेड्यूलिंग करनी है, आपके वो रिफंड नहीं आया, इस तरीके की जो बेसिक क्वेरीज होती है, इसके लिए जो पहले कस्टमर सपोर्ट टीम को इन्वॉल्व होना था, ये सारे 80-90% क्वेरीज अब इनके AI जो है वो सारा यूज कर लेते, मतलब मैनेज कर लेते हैं। तो कंपनी का एक तरीके से कॉस्ट बचेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और मार्जिन बढ़ने का भी एक तरीके से अच्छा स्कोप है आगे चल के। देन हाँ, गाइडेंस तो हमने डिस्कस कर लिया कंपनी का। ये जो ग्लोब वगैरह जो इन्होंने एक्वायर किया लास्ट ईयर, कंपनी कह रही है कि मतलब ओवरलैप का इसमें चांस नहीं है, क्योंकि वो SMEs को ज्यादा केटर करते हैं। हमारा जो मेन क्लाइंटेल है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हम केटर करते हैं, और हम नॉर्थ साउथ वेस्ट के अंदर स्ट्रांग है, तो एक अच्छी सिनर्जी हमको क्रिएट होती हुई दिखी है। देन वर्किंग कैपिटल, अगेन ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों इस बिजनेस में इंटरेस्ट बना है।
सो इनका अगर आप वर्किंग कैपिटल पूरा समझोगे ना कि किस तरीके से इनका कैश मतलब यूज होता है बिजनेस के अंदर, तो B2B वाले साइड पे, B2C में तो ऑफकोर्स जो कस्टमर अभी बुक कर रहा है तो वो तो अपफ्रंट पे कर देता है। B2B वाली साइड पे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी कॉर्पोरेट ने अभी बुकिंग करी है, तो इनको जो अपने सप्लायर को पेमेंट करना है, सप्लायर मतलब वो एयरलाइन कंपनी, होटल कंपनी, वो इनको करना होता है 6 से 7 डेज के बाद। यानी कि आज बुकिंग हो गई, अगले 6 से 7 दिन के बाद जो मेरे एयरलाइन पार्टनर्स हैं और होटल्स हैं उनको मेरे को पे करना है, तो मेरे बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा। अब इनको जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है 28 डेज के बाद, मतलब DSO जिसको हम बोलते हैं, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, इनके क्लाइंट से, कॉर्पोरेट से, वो इनको मिलेगा 28 डेज के बाद। तो यानी कि जो बीच का 21-22 डेज है, उस ड्यूरेशन में मेरा जो कैश है वो स्टक रहेगा। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो मंथली बेसिस पे ये 300 करोड़ के आसपास, 250 से 300 करोड़ का वर्किंग कैपिटल कंपनी को लगता है। अब कंपनी ने क्या किया है पिछले कुछ टाइम में, अगेन इसी वजह से थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ रहा है इनके मॉडल में, इन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट किया। मतलब अभी ये अपने क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ये एनकरेज कर रहे हैं कि मतलब इनवॉइस की जगह वो ये कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज करें। बहुत सारे बैंकों के साथ में इन्होंने टाई अप वगैरह किया है, आई थिंक SBI और एक और कोई बैंक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पेमेंट है ना वो इनको अपफ्रंट रिसीव हो जा रही है, यानी कि इनका खुद का कैश जो है वो स्टक नहीं हो रहा बिजनेस में। तो अभी लगभग लेट 20s में, यानी कि 27-28%, लगभग 30% जो इनके टोटल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो यूज कर रहे हैं। लेकिन कंपनी कह रही है कि अगले 2-3 साल में हमारा टारगेट है कि इस नंबर को मोर देन 50% कर देंगे। यानी अभी लगभग 30% है, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मोर देन 50% जो मेरे B2B क्लाइंट्स है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो ये कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। तो मेरा जो खुद का कैश है वो वर्किंग कैपिटल में स्टक नहीं होगा। अब वो अगर वर्किंग कैपिटल में स्टक नहीं होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो रोसी है, रोसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप इस साल का फर्स्ट हाफ तक देखोगे तो कंपनी का रोसी 4-5% के आसपास है, पहले तो नेगेटिव था, अभी 4-5% के आसपास है। इस पूरे साल के एंड तक 8 से 9% तक जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ FY27 कंपनी इसको 13 से 14% तक लेके जाने का टारगेट कर रही है। यानी करंट लेवल से लगभग 3 टाइम का हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इंप्रूवमेंट आएगा कहां से, प्रॉफिट अगर कंपनी का नहीं भी बढ़ता है सेम लेवल से, सेल्स अगर नहीं भी बढ़ती है सेम लेवल से, स्टिल आपका जो रोसी है वो इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा, क्योंकि मेरा जो कैश स्टक है, रोसी का मतलब क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एग्जांपल के लिए अगर पहले मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए 100 रुपए लगाना पड़ता था, क्योंकि मेरे को पहले पे करना पड़ रहा है ना मेरे सप्लायर्स को, अब क्या हो रहा है, ये जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, कि आगे चल के 100 रुपए की जगह 50 रुपए मेरा स्टक होगा, वो सेम 10 रुपए कमाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रिटर्न है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इन सारी चीजों की वजह से एक्चुअली काफी इंटरेस्ट बन रहा है इस कंपनी के ऊपर। और कैश फ्लो का भी इन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है कि FY26 के एंड में भी कंपनी का कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था यात्रा बिजनेस के ऊपर। अच्छा मॉडल है, स्केलेबल मॉडल है। अच्छी बात यह है कि जो इनका पेनफुल टाइम था वो लॉस वाला, वो अब जा चुका है। कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में काफी अच्छा पैड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेना तो भी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक लगभग 35 से 40% का कैगर बनता है, 35 से 40% का कैगर। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉरवर्ड पी वगैरह देखोगे तो ओवरऑल डील जो है वो काफी ठीक ठाक बन जाती है। अब वही है कि अगर मुझे होटल के थ्रू प्ले करना है तो वो थोड़ा सा एसेट लाइट मॉडल है, एंड उतना मेरा अभी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं बन रहा ब्रॉडली पूरे होटल सेक्टर को लेकर के। कुछ स्पेसिफिक कंपनी जरूर हो सकती हैं जिनमें अच्छा आउटलुक हो, लेकिन पूरा थीम प्ले करने में होटल में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, क्योंकि 3-4 साल से ये स्टॉक्स इतने ज्यादा पैसा बना चुके हैं ऑलरेडी। सो एक वो थोड़ा सा होता है ना, मतलब कि कहीं पीक पे हम एंटर ना करें उस सेक्टर के। सो एक बड़ा हमको आगे फिर वो वैल्यूएशन करेक्शन वाला टाइम देखने को मिल सकता है। सो उस कंपैरिजन में ये जो प्लेटफॉर्म मॉडल है और जैसे हमने ग्रोथ लीवर्स इनके डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा बेट लगता है यात्रा। ऑफ कोर्स ट्रैक हमको आगे करता रहना है, कंपनी का एग्जीक्यूशन देखना है, ये सारी चीजें, डिमांड वगैरह, ये सारी चीजें इंटैक्ट रहनी चाहिए। क्योंकि अगर कल को चल के ट्रैवलिंग इंडस्ट्री ही थोड़ी बहुत अगर सफर करनी स्टार्ट होती है तो उसका इंपैक्ट तो इस कंपनी के पास में भी पड़ेगा। जो वर्किंग कैपिटल का इन्होंने गाइडेंस दिया है वो कंसिस्टेंटली सही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। वापस से आपका अगर कैश फ्लो नेगेटिव होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, तो वो चीज भी नेगेटिव है, क्योंकि रोसी का अभी एक तरीके से हमको आउटलुक लग रहा है कि डबल डिजिट में जाएगा। सो वो आउटलुक भी मेंटेन रहना चाहिए। वो सारी चीजें हमको ट्रैक करनी है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।